ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कौशाम्बी के मजहनपुर तहसील के मुस्लिम बाहुल्य गांव में हिंदुओं का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम परिवार के लोगों को मस्जिद से ऐलान कर हिंदू परिवार के दुकान से सामान की खरीदारी व पानी न दिया जाए, ऐसा ऐलान किया गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा। मस्जिद से जारी फतवे के बाद हिंदू परिवार में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने आरोप को खारिज कर अपनी निजी प्रयोग की वस्तुओं को किसी को ना बांटने की बात स्वीकार की है। एसडीएम आकाश सिंह के मुताबिक गांव में सर्किल अफसर को भेजकर गांव के लोगों को भयमुक्त किया गया। जो लोग भी इस तरह की हरकत में लिप्त हैं उन पर अधिकतम मुचलके पर पाबंदी की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा एसडीएम ने बताया। यहाँ एक जमीनी विवाद का मसला था जिसमें से राजस्व की टीम आई, फैसला सुना के गई है। उसके बाद एक हफ्ते बाद यहाँ के मुस्लिम समुदाय ने जो मस्जिदों में जाकर जो है मीटिंग की है और हिंदुओं की दुकान से सामान न लेना प्लस समर सेवा से पानी न देना, किसानों का जो है खेत सूख रहा है। इन्होंने डिसाइड किया है, हो सकता है आने वाले समय में किसी प्रकार के हिंसात्मक प्रवृत्ति के मामले हो सकते हैं। मामला ये है कि जो ने जमीन खरीदा है एक चिकुआ बिरादरी की, उसने 3,10,000 रुपये की खरीदा। जब वो घर बनाने लगा तो उसको 2-4 दिन के बाद विवाद करने लगे कि इधर दरवाजा न रखे। इन लोगों ने प्रशासन का सहारा लिया। प्रशासन आया, देखा, कहा ये तुम्हारा क्या भाई, सड़क किस पार आदमी बनाओ, सड़क किस पार तुम्हारा नहीं साहब, हम ना बना दे, ये मंदिर की जमीन है। हमारा पहले कोई भी मामला विवाद नहीं था, ये थोड़ा मकान बन रहा था, इसके लिए विवाद पैदा हुआ है। और इस विवाद पैदा होने के बाद इन्होंने फैसला किया है कि हम ये हिंदुओं की दुकान से सौदा नहीं लेंगे और पानी नहीं देंगे। ये विवाद है, इसलिए दुकान में सौदा लेने नहीं आ रहे। कितने दिन में फैसला तय हो गया? जी अभी कम से कम 1 महीना पहले से विवाद है, उसमें एक दरवाजा लगने का विवाद है। ये इससे तो कोई मतलब नहीं है। राज्यों से टीम आई है, उन्होंने मना कर गई कि दरवाजा नहीं लगेगा। उसके बाद उसी रात मुस्लिम समाज के लोगों ने फतवा जारी कर दिया कि मस्जिद जाके इन्होंने ये डिसाइड किया है कि किसी हिंदुओं के यहाँ सौदा या किसी बनिया या भुलवा या लोध या किसी भी जाति का पानी न दो, इनके यहाँ से लेना देना करो। माहौल यहाँ का बहुत टाइट है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बढ़ती गर्मी में सार्वजनिक स्थानों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर राहगीरों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो सके, इसके लिए जल जीवन मिशन शहरों में 3,000 से अधिक जल सेवा केंद्र चलाएगा। ये जल सेवा केंद्र एक बड़े प्याऊ की तरह काम करेंगे, जहां राहगीरों, श्रद्धालुओं और आम जन को गर्मी में पीने के लिए ठंडा साफ पानी मिल सकेगा। विशेष तौर पर ये केंद्र शहर के अस्पतालों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों, मंदिरों और धार्मिक स्थानों के पास लगाए जाएंगे। पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो गई है। सभी को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। यह पूरा खर्चा जल जीवन मिशन से जुड़े एनजीओ, कंपनियां और एजेंसियां उठाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नमामि गंगे विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने सभी शहरों में जल सेवा केंद्र शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अयोध्या में सबसे अधिक होगी जल सेवा केंद्रों की संख्या। अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ जैसे शहर जहां श्रद्धालुओं और राहगीरों की संख्या अधिक है, वहां पर 51 से अधिक जल सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सभी रास्तों पर हर 2 किलोमीटर की दूरी पर जल सेवा केंद्र लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को गर्मी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कुछ ऐसा ही बंदोबस्त वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और लखनऊ में भी किया जाएगा। इसके अलावा छोटे जिलों में 40 जल सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। गरीबों को घर से बाहर भी बिना खर्च मिल सकेगा साफ और ठंडा पानी। जल सेवा केंद्रों का लाभ यूं तो सभी को होगा, मगर इसका सबसे अधिक लाभ गरीबों को होगा। उन्हें बिना किसी खर्च के घर से बाहर भी साफ और ठंडा पानी मिल सकेगा। आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर जल सेवा केंद्र न होने की वजह से पैसे लोगों को खर्च करने पड़ते हैं। इस कारण गरीब पानी नहीं खरीद पाता है, जिसकी वजह से उसे लू लगने का खतरा बना रहता है। पहली बार शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत अभी तक गांव में पानी सप्लाई की व्यवस्था ये मिशन देखता है, मगर ये पहली बार होगा जब विभाग शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराएगा। दरअसल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में हर घर नल से जल पहुंचाने के सफल प्रयोग के बाद अब जल जीवन मिशन को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि विभाग के पास शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए एक बड़ी टीम है जो हर जिले में मौजूद है। इस काम में विशेषज्ञता होने की वजह से ये टीमें इस संकट की घड़ी में बेहतर काम कर सकती हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां जनपद में 3 और अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कैंट रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। साथ ही रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पैदल पुल के नीचे एक अज्ञात साधु वेशधारी बुजुर्ग का शव मिला। जीआरपी ने इसका हुलिया जारी किया है। वहीं अयोध्या धाम में राम की पैड़ी के पास भी अज्ञात साधु वेशधारी बुजुर्ग का शव मिला। आपको बता दें कि हीट वेव से इन सभी की मौत की आशंका जताई गई है। साथ ही आपको बताएं कि ये जो 3 शव मिले हैं, इनके हीट वेव से जान जाने की आशंका जताई गई। ये तीर्थयात्री भी हो सकते हैं। ये कहां से हैं, किस प्रदेश से हैं, इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। अयोध्या जीआरपी ने इन तस्वीरों के माध्यम से ये हुलिया जारी किया है ताकि इनकी शिनाख्त हो सके। देश के बाद में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। एक बार फिर से पौड़ी में वन अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं। ताजा मामला आज का है, जब बैंक ऑफ बड़ौदा व सीएमओ ऑफिस के समीप जंगल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर विभाग को दी। लेकिन इस दौरान आग की लपटें इतनी तेज फैल गईं कि आवासीय कॉलोनी और सरकारी विभागों तक पहुंच गई, जिससे आसपास रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर की टीमों ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग लगने से पूरे क्षेत्र में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफें हुई। स्थानीय कमलेश बलूरी ने बताया कि इस आशय की कॉलोनी के ठीक नीचे चीड़ के पेड़ों का जंगल है, जिस पर हर साल इसी तरह की आग लगती है और लोगों की जान जोखिम में पड़ती है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि इन आईने के पेड़ों को काटा जाए, जिससे कि आग लगते समय कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। आग जो है 2 घंटे पहले से लगी हुई थी, दूर थी पहले हमारे घर से, लेकिन उसके बाद ये भड़कती हुई चली गई। और उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 108 पे फ़ोन किया। फिर अपने सब जो हमारे अपने संसाधन थे, पानी हमने इकट्ठा किया हुआ था, तो उसके कारण से हमें बुझाने लगे। तो फायर ब्रिगेड वाले भी यहाँ गए, जिससे काफ़ी मदद मिली है। वन विभाग वाले भी पहले आए थे बीच में, लेकिन उन्होंने जब आग की स्थिति देखी बड़ी खतरनाक है, तो वो भी यहाँ से चले गए, क्योंकि उधर जाना शायद किसी के लिए भी संभव नहीं रहा होगा। अभी तो कंट्रोल में है और काफ़ी मशक्कत के बाद में किया गया है। और कितने घंटे लगे उनके आग में? हम पहले तो फर्स्ट कॉल आए थे बैंक ऑफ बड़ौदा की बैक साइड में, लगभग 1 बजे के समथिंग का है ये, 1 बज के कुछ मिनट का। उसके बाद फिर सेकंड कॉल पे हम हो गया होगा 1 घंटा लगभग हो गया, और 1 घंटे से इस साइड में लगे हुए हैं अभी सीएम ऑफिस के साइड में। तो यही बेल्ट पूरी चली आ रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। शहर के लामा चोड़ क्षेत्र में बीती शाम से एक बाघिन आबादी वाले क्षेत्र में अपने शावकों के साथ आराम फरमा रही है, तो वहीं लोगों में दहशत का माहौल बन गया। बाघिन जिस इलाके में अपना डेरा जमाए है, वो इलाका आबादी वाला है, तो इसके आसपास स्कूल कॉलेज भी हैं, जिससे लोगों में कोई अप्रिय घटना घट जाए, इस बात को लेकर चिंता है। बाघिन खुले खेत में आराम से बैठी है और उसके शावक धमाचौकड़ी मचाते आराम से देखे जा सकते हैं, पर लोगों में डर है कि कहीं बाघिन हमलावर न हो जाए, क्योंकि मौके पर इसको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही और शोरगुल भी हो रहा है। से पहले भी जानवर तो आते हैं निकल जाते हैं, चलो रुकते नहीं थे। ये बाधन उसने एक अड्डा जमा के बैठ गई है और बिल्कुल रोड के बिल्कुल किनारे, जिससे बहुत ज़्यादा इस समय खतरा महसूस किया जा रहा है, क्योंकि ये कल करीब 4 साढ़े 4 बजे की घटना है, जब से लोगों ने इसको देखा है। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, उसे पता लगा, हमें भी पता लगा। कल शाम 4:30 बजे के आसपास देखा गया था, 2 बच्चे हैं उसके साथ और एक वो उनकी माता जी साथ बच्चे उनके। और कल शाम भी फॉरेस्ट की टीम आई थी, रात भर 2-2:30 बजे तक यहाँ बैठे रहे, भगाने की कोशिश की गई, परंतु वो नहीं भागी। यहाँ आज सुबह से भी यहीं हो, बच्चे भी उनके यहीं हैं और उनकी माता जी भी यहीं हैं, बैठे हुए हैं। फॉरेस्ट की टीम भी, वन विभाग की टीम भी सब यहीं है। गया बाघ है तो रेंजर साहब की रेस्क्यू टीम आ रही है, उनको सूचना दी गई है। गांव में भय का माहौल है, डर फैला हुआ है, जल्द बाघ को पकड़ के रेस्क्यू करेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मंगलौर क्षेत्र के मन्ना खेड़े गांव पहुंचे। आयोजित जनसभा में वो पहुंचे। जनसभा में राकेश टिकैत का
किसानों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में किसान संगठन को मजबूत करने के लिए अराजनीतिक किसान यूनियन संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप में शामिल हुए। जनसभा में किसानों ने कहा कि सरकार उत्तराखंड किसानों का शोषण करने में जुटी है। सरकार किसानों की फसलों का उचित मेहनताना नहीं दे पा रही। पिछले वर्ष जनपद हरिद्वार में आई आपदा ने किसानों की कई हजार एकड़ फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, लेकिन सरकार ने किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया। किसानों को मजबूत करो, एक आंदोलन देश में फिर होगा। किस तरह का आंदोलन? देखो, आंदोलन ये होगा, हमारे इशू है कि सरकार किसी भी पार्टी की बने, कर्जा माफी, सरकारों की गलत नीतियों से कर्जा हो या संपूर्ण कर्जा माफी पूरे देश भर का, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण, जो इन्होंने मॉडल एक्ट बनाया भूमि अधिग्रहण का कि स्टेट को पावर दे दी, स्टेट के डीएम के पास में पावर है, किसानों की जमीन को लूटा जा रहा है। वो चाहे व्यापारी लूट रहा है, चाहे सरकार प्रोजेक्ट के नाम पर लूट रही है। तो ये है कि जो 13 में जो कानून बना था 2013 में, उसको एटैच रखा जाए। ये हमारे बड़े इशू है। रुक करेंगे अगली खबर का। हल्द्वानी शहर में लगातार बिजली कटौती और पेयजल संकट को लेकर आज हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने अपने आवास में पेयजल बिजली विभाग समेत कई अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली और पानी की दिक्कतों से लोगों की परेशानी को समझा और बिजली कटौती होने से पेयजल का भी संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने चर्चा की, लेकिन विभाग के पास इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन विभाग के पास सप्लाई करने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके चलते बार बार बिजली कटौती हो रही है, उसके चलते तेज बिजली संकट भी हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया, यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र की जनता के साथ आंदोलन करने को हम आगे बढ़ेंगे। निर्देश है, देखिए, सबसे पहले तो बिजली विभाग और जल संस्थान में समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बिजली कटती है तो पानी की सप्लाई चेन पूरी ठप हो जाती है। बिजली का ना आने का, मैंने उनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या बिजली की कमी हो? बिजली की कमी नहीं है, जो फीडर लाइन इनके सब स्टेशन से जो जाती हैं वो उतना लोड नहीं झेल पा रही है। तो इसके लिए इन्होंने कोई प्रस्ताव भेज रखा है केंद्र में, 1.5 साल हो गया है लेकिन उसको, तो मैंने उनसे वो प्रस्ताव मंगाया है, उसकी आवाज उठाई जाएगी। विशेषतः मैंने उनसे बिजली विभाग से बोला है कि आप पूरे हल्द्वानी को जोन में बांट के, उन्होंने बांट भी रखे सब स्टेशन के हिसाब से, आप अपने जेई के नंबर कौन कौन से क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं वो सार्वजनिक करें। तो उन्होंने मेरे को सूचना दी है कि कल मीडिया को जारी कर देंगे। अगली खबर रामनगर से है, जहां रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय की एक महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच के उपरांत कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि मोहल्ला खताड़ी निवासी रिजवान के 1.5 वर्ष के पुत्र अब्दुल कादिर का स्वास्थ्य पिछले वर्ष 16 सितंबर को खराब हो गया था। इसके बाद रिजवान अपने पुत्र को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गया था। उसका आरोप है कि उसके पुत्र की हालत ज़्यादा खराब थी, लेकिन चिकित्सालय में मौजूद चिकित्सकों द्वारा उसे बच्चों का आधार कार्ड व अन्य प्रपत्र लाने के बाद ही इलाज करने की बात कही गई थी। ये आरोप उसके द्वारा लगाए गए। देखिए, सितंबर माह में रिजवान निवासी खताड़ी के 1.5 वर्ष का बेटा था, जिसका इलाज के दौरान डेथ हो गई थी रामनगर हॉस्पिटल में। और ये रिजवान का कहना था कि उसके जो वहाँ के चिकित्सक है उनके द्वारा इलाज में लापरवाही की गई है। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सीएमओ महोदय को दी गई थी और सीएमओ महोदय से रिपोर्ट में डॉक्टर की लापरवाही परिलक्षित हुई है प्रथम दृष्टया। उस रिपोर्ट के आधार पर थाना रामनगर द्वारा डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। सर, कौन सी धारा में मुकदमा है? ये 304A में अभी दर्ज किया गया है और जैसे इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ मिलेगी हमारे द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बढ़ती गर्मी में लोगों को अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। पेट की समस्या से संबंधित मरीज अधिक देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन के साथ ही सामान्य बुखार आना जैसे लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, फिर भी अस्पताल में कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ, देखिए, बिल्कुल गर्मी है तो ऐसे में पेट खराब के मामले, जिसमें उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन के मामले और
एक जनरल बुखार जो मलेरिया या डेंगू के हो सकते हैं, हालांकि वो मरीज़ हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के बुखारों के मामले देखने में आते हैं। लेकिन अभी तक भी मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ज़रूर थोड़ी ओपीडी बढ़ी है, लेकिन अभी तक भी अलार्मिंग नहीं है। बाकी इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा पूरा अस्पताल इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए ओपीडी और आईपीडी में पूरी तरह तैयार है। आप लोग के माध्यम से मैं पूरी पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि गर्मी है, गर्मी में आप अगर सिर्फ जानकारी आपको रहेगी तो आप बचे रहेंगे। इसमें एक तो पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखें, बार बार पानी, नींबू शिकंजी, मट्ठा, छाछ वगैरह पीते रहें, जिससे शरीर में एक पानी की मात्रा बनी रहे। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना या गरिष्ठ खाना जिसे बोलते हैं, या फिर फास्ट फूड, इन सबको खाने से बचें, क्योंकि ये पेट खराब भी कर सकते हैं। दूसरा, ये डिहाइड्रेशन भी आपके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनको पचाने के लिए पानी की काफ़ी मात्रा चाहिए होती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एनजीटी के निर्देशन पर नगर निगम ने नदी किनारे बसे 89 अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। इसको लेकर नगर कमिश्नर गौरव कुमार ने बताया कि कुछ के द्वारा प्रमाण पत्र दिखाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई से बाहर कर दिया गया था। शेष पर कार्रवाई जारी थी, जिसमें से 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है। शेष 20 द्वारा अपने कागजात दिखाए जा रहे हैं, जिस पर विचार किया जा रहा है और अग्रिम सत्यापन के बाद जो उचित होगा उसके आधार पर कार्रवाई होगी। देखिए, हमारे द्वारा 89 अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें लोगों को आपत्ति रखने का अवसर दिया गया था। हमारे पास लगभग 30-32 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिनका परीक्षण करके 15 आपत्तियों को स्वीकार किया गया था और उसके उपरांत 74 अतिक्रमण हमारे पास रह गए थे कार्रवाई करने। तो इसमें से 54 पर हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। शेष 20 अतिक्रमण में 20 के 20 लोगों के द्वारा पुनः आपत्ति हमारे यहाँ पर दी गई है, जो कि बारीघाट और बॉडीघाट कॉलोनी के हैं। उन आपत्तियों में कुछ का परीक्षण कर लिया गया है, कुछ का परीक्षण भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है और कुछ में कुछ संस्थाओं से बातचीत की जानी है, जिसमें गैस एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, तो उसका परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। जैसे ही वो परीक्षण पूरा हो जाता है, हमारे द्वारा शेष बचे हुए अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजभवन नैनीताल में हनी उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस उत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न मौन पालकों एवं विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मौन पालक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल ने मौन पालकों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण कर उनसे जानकारी ली और साथ ही उन्हें प्रोत्साहन करने के साथ ही राज्यपाल ने प्रगतिशील मौन पालकों को उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया। हनी डे, इंटरनेशनल हनी डे को मनाया है। सच कहूं तो ये प्रभु का वरदान है उत्तराखंड को, कि यहाँ पर जो हनी बनता है, उत्पादन होता है, अपने आप में अलग ही क्वालिटी का है। क्योंकि हमने यहाँ का बना हुआ जो हनी है उसको जर्मनी की एक लैब में भेजा, उसको हमने IIT रुड़की में भेजा विश्लेषण के लिए। तो पता चला कि हमारा हनी हर एक पैमाने पर और पैमाने से भी ऊपर बढ़कर एक स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी में बहुत ही अच्छा है। आज जिस प्रकार से हमने पूरा हनी का बिजनेस क्या है, इसके उत्पादन क्या है, इसके बहुत सुंदर जो हमारे केंद्र हैं हनी के ऊपर में कार्य करते हैं, उनको देखा तो ऐसा लगता है कि हमारे पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अपार हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर एक बिजनेस और अर्थव्यवस्था में कार्य कर सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, हमारे कृषकों ने इसको बहुत सुंदर तरीके से एक चैलेंज, एक संकल्प को लिया है। मैं आपको ये भी साझा करना चाहता हूँ कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने 1 साल की रिसर्च इस टॉपिक पर शुरू की है कि हम किस प्रकार अपने जो हमारी प्रोडक्शन है हनी की, इसको बढ़ा सकते हैं। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि हम मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग को प्रमोट करें। अक्सर हम ये कहते हैं कि हेल्दी डाइट्स को में शहद गुणवत्ता में सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन कई बार होता है कि शहद क्या हम खाली खाने भर से कर लें या हम 1 चम्मच सुबह शहद लें। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है ड्राई फ्रूट्स। हम ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए बात करते हैं, लड्डू भी खाने की बात करते हैं, पर अगर ड्राई फ्रूट्स और शहद को मिलाकर खाया जाए
शुगर जो चीनी की बात करें तो वो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो ये जो लड्डू बने हुए हैं वो ड्राई फ्रूट्स के साथ में हनी के साथ बने, यानी शहद के साथ बने। तो आप शहद भी ले रहे हैं और ड्राई फ्रूट्स भी ले रहे हैं। दूसरा है रागी। रागी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनल फैक्ट का है और शहद में भी अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में हुई इन्वेस्टर समिट के निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिश में लग गई है। इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निवेश प्रस्ताव के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर 10 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा कि सभी डीएम नए निवेश प्रस्तावों के दूसरे स्तर के अनुमोदन पर भी हर हाल में 30 दिन के भीतर निर्णय ले। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार इन्वेस्टर समिट के निवेशकों का प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की तैयारियों में लगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निवेश प्रस्ताव के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर 10 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्तावों को दूसरे स्तर के अनुमोदन पर भी हर हाल में 30 दिन के भीतर निर्णय लेने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। सरकार का दावा है कि इस समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए हैं, जबकि 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग धरातल पर उतारी जा रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों को हवा हवाई बता रहा है, जबकि भाजपा इस समिट को राज्य के विकास में क्रांतिकारी बता रही है। जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसकी सफलता को ही तो आम जनता ने स्वीकार किया है और देश के कोने कोने में मैसेज गया है। आज हमारी जो अवस्थापनाएं हैं उन अवस्थापनाओं को देखते हुए हमको बाहर के लोगों से कहना पड़ रहा है कि आप अभी 4 धाम यात्रा में मत आइए, यहाँ जगह कम पड़ गई है। पहले जितने लोग आते थे उससे 2 गुना 3 गुना संख्या बढ़ चुकी है। ये कि विश्वास तो है। तो कांग्रेस ने तो सिर्फ देखो विपक्ष की भाषा बोलनी है, इस नाते वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धरातल पर उनके आरोप में कोई दम कहीं से कहीं तक। इन्वेस्टर मीट को लेकर के राज्य सरकार ने बड़े बड़े सब्ज-बाग जो है राज्य की जनता को दिखाने का काम किया। 2018 की इन्वेस्टर मीट का भी जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, तब भी जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 2018 से लेकर अभी तक कोई भी जो है निवेश प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतरे। और इस बार तो सरकार ने कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग कर दी गई है। इतने दिनों बाद भी आप बताइए ना, कहाँ है वो 40,000 करोड़ रुपया? कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। केवल आप जो है झूठ और जुमले के सहारे पे है जनता को बरगलाना चाहते हैं। और दोनों इन्वेस्टर मीट में राज्य की जनता की जो है गाड़ी कमाई जो है लुटाने का काम किया गया। सरकार के पास कोई सटीक नीति नहीं है। वहीं एक तरफ जहां इन्वेस्टर समिट पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ONGC के देहरादून स्थित मुख्यालय को शिफ्ट करने की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। दरअसल ONGC स्टाफ यूनियन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र में लिखा है। पत्र के जरिए ONGC मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक-एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं देर सवेर मुख्यालय की भी पूरी तरह शिफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में एक भी नवरत्न स्थापित नहीं किया है, लेकिन जो कांग्रेस शासनकाल में नवरत्न प्रदेश को स्थापित हुए हैं उन्हें सरकार शिफ्ट करने की तैयारी में है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि ONGC मुख्यालय की शिफ्टिंग ना हो सके। नहीं, अभी तक ऐसी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो स्वयं मंत्रिमंडल बनेगा तो बात करेंगे मंत्री से, और सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग है। हम जनप्रतिनिधि भी सजग हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो पूरी कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है तब से उसका मोडस ऑपरेंडी यही हो गया है। कितने शर्म की बात है, अपना कोई मील का पत्थर आप रखेंगे नहीं, अपनी कोई इबारत नहीं आप लिखेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जितने संस्थानों को स्थापित किया गया, नवरत्न कंपनियों को स्थापित किया गया, उनकी शिफ्टिंग की आप सोच रहे हैं, कुछ के नए नामकरण करने की आप सोच रहे हैं, चौवटिया रानीखेत जो एप्पल गार्डन है उसको आप यहाँ लाने की सोच रहे हैं, देहरादून, सब कुछ आप देहरादून में लाने की सोच रहे हो, और जो देहरादून में है उसका स्थानांतरण आपको बाहर करना है। एक बार नहीं 2 बार ये इन्वेस्टर समिट यहाँ पे हो चुकी है। पहली इन्वेस्टर समिट के बारे में तो जो इन्वेस्टर यहाँ आई हुई थे, यहाँ के हालातों को देख के उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्ट करने से अपना बिल्कुल किनारे हो चुके थे। दूसरा इन्वेस्टर समिट हुआ, बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें कंपनियाँ आई, बातचीत हुई,
सरकार ने भी अपने वादे किए, लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार है, धामी सरकार है, ये केवल वादे करती है। राज्य के विकास की जो अवधारणा उसके मन में होनी चाहिए थी, वो अवधारणा नहीं है। 9 रत्न में से एक हमारी जो एक हिंदुस्तान की एक कंपनी है ONGC, जिसमें कि हमारे इस प्रदेश की आर्थिकी, हमारे देहरादून शहर की आर्थिकी टिकी हुई है, वो तक यहाँ से शिफ्ट करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेशक प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ONGC के मुख्यालय की शिफ्टिंग की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल यह है कि एक ओर जहां सरकार प्राइवेट इन्वेस्ट को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश की आर्थिक में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली नवरत्न ONGC की शिफ्टिंग की आशंका निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली है। देखना होगा कि क्या राज्य ONGC के मुख्यालय को बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश की बात में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।